हेलो गाइस, दिस इज़ पंकज यार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द सरफेस ऑफ इट्स लैंड, यानी कि इंडिया का जो लैंड फॉर्म है डिफरेंट टाइप्स के, उस लैंड फॉर्म्स के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि माउंटेन्स, उसके बाद हिल्स हो गए हैं, उसके बाद यूँ कहें तो डिजर्ट हो गए हैं, उसके बाद यूँ कहें तो प्लेट्यू हो गए। तो ये सारे जो लैंड फॉर्म्स हैं इंडिया के पास, तो उन सारे लैंड फॉर्म्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप पूरा देखने का प्रयास करें तो हर एक जो कंटेंट है इस वीडियो में वो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो मेनली वीडियो जो है स्टैंडर्ड 3 के लिए है, लेकिन यूँ नहीं कहा जा सकता है। इसमें जितने भी कंटेंट हैं वो हाई लेवल के भी हैं। तो आप तो निश्चित रूप से इस वीडियो के अंत तक आप देखने का प्रयास करें। देन लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो को हम लोग समझते हैं क्या कहता है। द सरफेस ऑफ इट्स लैंड, इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, कह द कंट्री। और यह जो वीडियो है फुल्ली पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि द कंट्री वी लिव इन इज कॉल्ड इंडिया। कह रहा है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, वह देश जो है वह इंडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडिया कहलाता है। कह रहा है कि इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और यह विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। किसके मामले में? एरिया के मामले में। किसके मामले में? एरिया के मामले में, ठीक है ना। ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया डू नॉट लुक द सेम। और कह रहा है कि भारत के जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट एक जैसे नहीं दिखते हैं। कह रहा है कि इंडिया है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, और इंडिया के पास विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स का मतलब हुआ स्थलाकृति है, ठीक है ना। क्या होता है? स्थलाकृति, अलग अलग तरह के लैंड, भूमि। कह रहा है कि इन सम पार्ट्स, और कुछ भाग में इट इज फ्लैट या समतल होता है, एंड इन अदर पार्ट्स देर आर हाई माउंटेन्स, और कुछ भागों में यह काफ़ी ऊंचा क्या पहाड़ होता है। कह रहा है कि सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, और कह रहा है कि इंडिया का जो कुछ भाग है आर रॉकी, चट्टानी है, एंड सम पार्ट्स ऑफ इट आर सैंडी, और इसके कुछ पार्ट जो है वह कैसा है? सैंडी पार्ट है। सैंडी का मतलब होता है बलुई पार्ट, ठीक है ना, बलुई भाग, यानी कि वैसे क्षेत्र में बालू ही बालू होते हैं। माउंटेन्स का मतलब होता है वह काफ़ी जगह जो है काफ़ी ऊंचा होता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, परिचय। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स क्या हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, यानी कि लैंड फॉर्म्स स्थलाकृति के भिन्न भिन्न प्रकार। कह रहा है फर्स्ट माउंटेन, डेट मीन्स पहाड़, प्लेट्यू पठार, डिजर्ट मरुस्थल या रेगिस्तान, पेनिनसुलर प्रायद्वीप, कोस्टल प्लेन तटीय क्षेत्र या मैदान, आइलैंड द्वीप। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेट्यू हो, चाहे वो डिजर्ट हो, पेनिनसुला हो, कोस्टल प्लेन हो, आइलैंड्स हो। माउंटेन, तो माउंटेन क्या होता है? पहाड़ क्या होता है? प्लेट्यू, देन प्लेट्यू क्या होता है? डिजर्ट बोले तो डिजर्ट क्या होता है? पेनिनसुला, तो प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? कोस्टल प्लेन क्या होता है? आइलैंड क्या होता है? तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर ये सब के सब होते क्या हैं। देन अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, आप सिंपल वे में लिख सकते हैं देर आर 6 टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया: माउंटेन्स, प्लेट्यू, डिजर्ट, पेनिनसुला, कोस्टल प्लेन, आइलैंड। तो ये आप लिख सकते हैं एज जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, ये 6 नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। देन फर्स्ट माउंटेन के बारे में बात करते हैं। चिल्ड्रेन, हैव यू एवर सीन द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयाज? बच्चों, क्या आपने कभी बर्फ़ को देखा है? जो हिमालय पर्वत जो है वह बर्फ़ से ही क्या होता है? ढका होता है, ठीक है ना। क्या आपने कभी इसे देखा है? कह रहा है दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो है बहुत ही सुंदर दिखते हैं। मैनी फॉरेन टूरिस्ट्स कम टू सी द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज। और कह रहा है कि कई पर्यटक इस हिमालय पर्वत की जो सुंदरता है
इस सुंदरता को देखने के लिए यहाँ आते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज माउंट एवरेस्ट, और हिमालय का जो सबसे ऊंचा जो चोटी है, जो शिखर है, वह है माउंट एवरेस्ट। इट इज 8,848 मीटर्स हाई, और इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितना है, 8,848 मीटर। कह रहा है इट इज लोकेटेड इन नेपाल, और यह कहाँ स्थित है, तो यह नेपाल में स्थित है, जो भारत का पड़ोसी देश है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वह नेपाल है, और नेपाल में यह माउंट एवरेस्ट स्थित है। कितना इसका हाइट है, तो 8,848 मीटर्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो कहाँ है, तो नेपाल में है। कहाँ है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। इसके हाइट कितना है, तो 8,848 मीटर, अर्थात 8,848 मीटर्स, ठीक है ना, 8,848 मीटर्स इसका हाइट है, और यह कहाँ है, नेपाल में है। और आगे कह रहा है कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, और भारत में जो सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है वह कौन सा है, K2, ठीक ना, क्या है, K2। बात समझ आ रही है। विच इज इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, और यह कश्मीर स्टेट में स्थित है, इंडिया में है, और यह कहाँ स्थित है, कश्मीर स्टेट में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो सबसे ऊंचा जो पीक है, ठीक ना, ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, तो आप बता सकते हैं K2, ठीक ना। इसका नाम अगर कहें तो गॉडविन ऑस्टिन भी हम कह सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। तो यह कहाँ है, इंडिया में है, और किस स्टेट, कश्मीर स्टेट जो है वहीं यह स्थित है, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें भी कि भाई जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, तो नेपाल में है। इसकी हाइट कितना है, तो 8,848 मीटर्स। K2 कहाँ है, तो K2 भाई इंडिया में है, यह इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और यह कश्मीर स्टेट में स्थित है। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, यह आपका जो है वह हिमालय रेंज है, ठीक है ना, माउंटेन जो पर्वत आप नाम जानते हैं, ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, हिमालय। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह क्या, हिमालय है, जो कि बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है, और जब यह बर्फ़ पिघलना शुरू करता है तब फिर यहाँ से क्या, पानी ही पानी निकलता है। नेक्स्ट यू कैन नो, आप जान सकते हो द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आर चाइना एंड इंडिया। कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यदि कोई देश है तो वह आपका एक नंबर वाला चाइना, और दूसरे नंबर वाला क्या है, भारत ही है। यहाँ जनसंख्या जो है बहुत ही अधिक है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आप चाइना का ही नाम लेंगे, और दूसरे नंबर में आप भारत का नाम लेंगे। देन तो हम लोग जो मेन पॉइंट्स हैं माउंटेन्स के बारे में, जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो भी हम लोग कुछ जानते हैं। कह रहा है हिमालयाज फॉर्म अ ग्रेट नेचुरल वॉल इन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री। कह रहा है हमारे देश के उत्तर में यह प्राकृतिक वॉल की भांति स्थित है, एक प्राकृतिक वॉल की तरह यह स्थित है, जो हमें रक्षा ही करता है। मैनी बिग रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र इट्सेट्रा फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज। कह रहा है कि हिमालय के नीचे से ही ये सारी नदियाँ बहती है। यदि आपसे कुछ नदी का नाम जी पूछ दिया जाए तो आप सिंपल वे में बता सकते हैं, गंगा, यमुना, इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, दिस रिवर्स टेक वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑफ द ग्लेशियर। कह रहा है कि ये सारी नदियाँ कहाँ से जल लेती है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो जैसे ही बर्फ़ ग्लेशियर्स जो है, हिमनद जो पिघलता है, यह जो आप फिगर देख रहे हैं जो बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यह जैसे ही बर्फ़ पिघलना शुरू होता है फिर यह नदी का रूप ले लेती है, और इसी तरह से यहीं से नदी का क्या होता है, निर्माण होने लगता है। चिल्ड्रेन, बच्चों, हैव यू एवर सीन टू अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर टू एंजॉय द कूल एयर। क्या आपने कभी
हिल स्टेशन को देखा है या फिर हिल स्टेशन जगह जैसे जगहों पे आपने कभी गया है? तो यहाँ पे क्या होता है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। क्या होता है यहाँ पे? ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है और आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। गर्मी के दिनों में जब प्लेन एरिया में अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है तो लोग यहाँ से पलायन करने लगते हैं और ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। वह जगह क्या कहलाता है? हिल स्टेशन कहलाता है। इन द मिडल रेंज ऑफ हिमालयाज देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशंस सच एज शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग। तो इस प्रकार के हिल स्टेशन हैं। तो इन द मिडल रेंज ऑफ हिमालयाज कह रहा है कि हिमालय के मिडल रेंज में जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर क्या है, पहाड़ें हैं और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं सालों भर बहती रहती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ही होता है, ठीक है ना। और ऐसे जगहों पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। देन इतना समझने के बाद एक क्वेश्चन तो बनता है, अगर आपसे पूछा जाएगा नेम सम हिल स्टेशंस, तो आप इस तरह से नाम बता सकते हैं, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। क्या बताएंगे? शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ अलग तरह से भी पूछा जाएगा, राइट द नेम ऑफ हिल स्टेशन, तो उसमें भी आप इसी प्रकार के आंसर लिखेंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। या फिर हिल स्टेशन का नाम भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से बताएंगे, शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। फिर यहाँ तक में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट इज अ माउंटेन? द एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। कह रहा है कि वेरी हाई पीस ऑफ लैंड का बहुत ही ऊंचा क्या पीस ऑफ लैंड, ठीक ना, लैंड का बहुत ही ऊंचा भाग क्या कहलाता है? माउंटेन कहलाता है। व्हाट इज अ हिल? हिल क्या होता है? एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड। यह हाई होता है और वह वेरी हाई होता है। अगर बहुत ऊंचा है लैंड तो वह कहलाएगा माउंटेन, सिर्फ ऊंचा है तो क्या कहलाएगा? हिल कहलाएगा। हिल और माउंटेन का मतलब पहाड़ ही होता है, लेकिन दोनों का जो हाइट होता है वो डिफरेंट होता है। तो हिल का जो हाइट होता है वो कम होता है और माउंटेन का जो हाइट होता है वो अधिक ऊंचा होता है। इसीलिए इसके डिफिनेशन में भी अंतर है। एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। अगर वेरी हाई पीस ऑफ लैंड रहेगा तो वह माउंटेन कहलाएगा, सीधे हाई पीस ऑफ लैंड रहेगा तो वह क्या कहलाएगा? हिल कहलाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ डैश। तो उस कंडीशन में आप आंसर क्या देंगे? हिल देंगे, ना कि माउंटेन। अगर फिर आपसे पूछा जाएगा एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ डैश, तो वहाँ पे देंगे माउंटेन। तो इस प्रकार से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज अ माउंटेन, तो आप आंसर देंगे एन एरिया ऑफ वेरी हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ हिल, एन एरिया ऑफ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल। तो इस तरह से दोनों प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ माउंटेन, तो माउंटेन का जो लास्ट टॉपिक है यह आपका है, कह रहा है कि मैनी पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू दीज हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर। तो समर सीजन के दौरान कई लोग प्लेन एरिया के जो लोग होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग हिल स्टेशन को जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द नॉर्थ, आप जानते हैं कि जितने भी हिल स्टेशन अभी आपको बताए गए ये सब के सब नॉर्थ में ही आते हैं, नदर्न प्लेन्स में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्थ को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ द सदर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, कराई भारत के दक्षिणोत्तर और कहें तो केंद्रीय भाग में भी कुछ पहाड़े हैं। आल्सो हैव माउंटेन्स द ब्यूटीफुल नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउथ। और जो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वह मुख्य रूप से साउथ में ही स्थित है। भारत का जो साउथ
डायरेक्शन है उसी में क्या है स्थित है। द ब्यूटीफुल नीलगिरी हिल्स लाई इन द साउथ, वह साउथ में क्या है स्थित है। तो आप यहाँ भी जा कर के ठीक ना आप हिल स्टेशन की तरह आनंद ले सकते हैं। प्लेट्यू क्या होता है? द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। कहने का मतलब यह है कि वह लैंड जो अपने आसपास के चारों ओर के जो एरिया होता है उस एरिया से ऊंचा जो जगह होता है, हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया, अपने आसपास के एरिया से वह क्या होता है ऊंचा स्थान होता है और वह क्या होता है समतल होता है। तो वह जगह क्या कहलाता है? प्लेट्यू कहलाता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं आसपास का जो एरिया है उस एरिया से यह जगह जो है वो काफ़ी क्या उठा हुआ है और उसका टॉप वाला जो पोर्शन है वह क्या है फ्लैट है अर्थात समतल है। तो यही आपका क्या हो गया प्लेट्यू हो गया। तो जब कभी आपसे प्लेट्यू के बारे में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स। कह रहा है पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन ऑफ नदर्न इंडिया। कह रहा है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू अर्थात प्रायद्वीपीय पठार यह जो स्थित है यह नदर्न इंडिया, कह रहा है कि उत्तरी भारतीय जो मैदानी क्षेत्र है उसके दक्षिण में यह पेनिनसुलर प्लेट्यू स्थित है अर्थात प्रायद्वीपीय जो पठार है वह स्थित है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, और इसका जो आकार होता है कैसा होता है ट्रायंगुलर होता है, तिकोना आकार का होता है। कह रहा है विद अ ब्रॉड बेस, और इसका जो बेस होता है आधार वह क्या होता है चौड़ी होती है। आगे कह रहा है कि इन द नॉर्थ में है यह एंड अ नैरो अपेक्स इन द साउथ, और इसका जो अपेक्स है वह किधर है तो साउथ में है। किधर है तो साउथ में। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो बेस वाला पोर्शन है वो ट्रायंगुलर है, ठीक यानी चौड़ी है, और यह जो अधिकांश भाग जो है इसका बेस वाला जो पोर्शन वह नॉर्थ में है और अपेक्स अर्थात टॉप वाला जो पोर्शन है वह किधर है तो साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है ना। दिस प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ एंशियंट एग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और यह जो प्लेट्यू बना हुआ है वह एंशियंट एग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ। रॉक मतलब क्या होता है चट्टान, इनसे यह प्लेट्यू बना हुआ। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित चट्टान। आगे कह रहा है दिस प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय द नर्मदा रिवर, और कह रहा है इस प्लेट्यू को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। कितने भागों में 2 भागों में, और किसके द्वारा तो नर्मदा नदी जो है उस नर्मदा नदी के द्वारा इस प्लेट्यू को 2 भागों में बांटा गया है, और वह दोनों भाग क्या कहलाता है एक मालवा प्लेट्यू कहलाता है और एक दक्कन प्लेट्यू कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इम्पोर्टेंट्स जो आपका फैक्ट्स हैं कुछ यू कैन नो वाले में। तो इसमें हम लोग समझते हैं कह रहा है कि कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। कह रहा है कि जो भारतीय मेनलैंड है इस मेनलैंड के सुदूर दक्षिण जो दक्षिणतम बिंदु है उस बिंदु पे आपका कन्याकुमारी स्थित है। यूँ कहें तो आप मैप में देख रहे होंगे जो सबसे टॉप वाला जो नॉर्थ डायरेक्शन है तो वहाँ से आपका जम्मू कश्मीर शुरू होता है और कन्याकुमारी में जाकर क्या होता है लास्ट हो जाता है। ये आपका इंडिया का मेनलैंड है। ठीक है ना। वो आपका कहाँ से शुरू होता है तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और साउथ में कहाँ ख़त्म होता है कन्याकुमारी में जाकर ख़त्म होता है। तो कह रहा है कि कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड। कह रहा है कि जो भारतीय मेनलैंड है इसका दक्षिणतम बिंदु जो है वह कन्याकुमारी ही है, बट लेकिन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट। और कह रहा है कि जो इंडियन यूनियन का जो भारतीय संघ का जो दक्षिणतम बिंदु है दक्षिणतम, ठीक है ना, वह आपका है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या होता है मैं इसे भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा जस्ट इसके बाद। कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो है द्वीप जो है उसी में यह इंदिरा पॉइंट क्या है स्थित है। तो समझ में आई बात। तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में यह क्या होता है लास्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो
अपने मैप जो भारत है, भारत का जो नॉर्थ का जो कहें तो इनिशियल पॉइंट जो वह जम्मू कश्मीर और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है साउथ में वह आपका कौन सा है, कन्याकुमारी है। देन नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इंदिरा पॉइंट के बारे में। क्या होता है इंदिरा पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक गांव है, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत के निकोबार द्वीप समूह के बड़े निकोबार द्वीप पर स्थित एक क्या है, गांव है। यह भारत का दक्षिणतम बिंदु भी है, जैसा कि आपको बताया गया है कि यह जो है भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु भी है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ स्थित है। क्या है? प्रकाश स्तंभ। उसे क्या बोलते हैं? लाइट हाउस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट हाउस। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यह जो वाइट कलर का है यह क्या है, एक लाइट हाउस है और इसके टॉप पे अपेक्स बोले तो वहाँ पे एक लाइट लगा हुआ है, ठीक है ना, ताकि इस जगह को दूर से ही पहचाना जा सके, ठीक है ना। प्रशासनिक रूप से यह लक्ष्मी नगर पंचायत के अधीन है और यह जो आपका इंदिरा पॉइंट है वह प्रशासनिक रूप से लक्ष्मी नगर पंचायत के क्या है, अधीन है। तो यह क्या है, लाइट हाउस है जो कि कन्याकुमारी के आसपास है, ठीक है ना। तो यह सबसे अंत वाला जो पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, लाइट हाउस का निर्माण किया गया है, लाइट हाउस बनाया गया है ताकि इस जगह को चिन्हित किया आसानी से पहचाना जा सके और इसी को एक विशेष नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नेम रखा गया है इंदिरा पॉइंट। क्या रखा गया है? इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या है, पूरे सदर्न मोस्ट एरिया में है, ठीक है ना, भारत के साउथ में स्थित है। देन तो आप निश्चित रूप से इस लाइट हाउस के बारे में समझ गए होंगे, इंदिरा पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे। भाई प्लेट्यू क्या होता है, प्लेट्यू के बारे में निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इससे आगे हम लोग समझते हैं डिजर्ट के बारे में। क्या होता है डिजर्ट? देन डिजर्ट बोले तो मरुस्थल या रेगिस्तान। क्या होता है? मरुस्थल या रेगिस्तान। अब यह डिजर्ट होता क्या है मेनली, ठीक है ना, मुख्य रूप से आखिर डिजर्ट कहते किसको है? तो कह रहा है कि अ डिजर्ट इज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग सैंड एंड वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट। कहने का मतलब यह है कि डिजर्ट अर्थात रेगिस्तान जो होता है यह बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलता है। क्या मिलता है? रेत ही रेत। यहाँ का जो लैंड होता है वह रेतीला, यानी कि रेत ही रेत रहता है। यहाँ के लैंड में रेत ही रेत देखने को मिलता है और इस एरिया में बहुत ही कम, वेरी लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी कहें तो देखने को मिलता है। और वर्षा की बात करें तो वर्षा भी बहुत ही इस एरिया में कम होते हैं। एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट, और जिसके कारण बहुत ही कम प्लांट्स जो है इस एरिया में विकसित होते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे उगने वाले हर एक पौधे, पेड़ पौधे, पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो कहें तो कटीली हो जाती है। यहाँ पे मुख्य रूप से कटीली झाड़ियाँ ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कम पानी के कारण यहाँ पे उगने वाले पौधों की पत्तियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है ना, और जिसके कारण वह कांटा का रूप ले लेता है और जिसे हम कटीली झाड़ी के रूप में भी जानते हैं। तो ये स्थिति एक डिजर्ट एरिया की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी कम होती है और वर्षा कम होने से कहें तो नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ डिजर्ट, तो आप कह सकते हैं one liner, a desert is a very large area of land having sand and very little water and very few plants growing on it is called desert area। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस डिजर्ट एरिया का लोकेशन, अर्थात यह स्थित किधर है, ठीक है ना, भारत के किस दिशा में यह स्थित है। तो कह रहा है कि इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डिजर्ट और द थार डिजर्ट। तो कह रहा है कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है, ठीक है ना, उसी एरिया में यह इंडियन डिजर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसे थार डिजर्ट भी कहा जाता है।
ठीक है ना, क्या कहा जाता है, थार डिजर्ट। और यह थार डिजर्ट भारत के किस स्टेट में है, तो यह राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। तो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में यह थार डिजर्ट भारत के राजस्थान स्टेट अर्थात राज्य में यह स्थित है, और यह इंडियन डिजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन डिजर्ट का क्या नाम है, तो आप थार डिजर्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द पीपल हेयर लीड अ टफ लाइफ, और यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। कठिनाइयों का सामना बहुत ही करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बालू अधिक होने के कारण, दूर दूर तक पानी नहीं होने के कारण यहाँ पे जीना कहें तो बहुत ही कठिन होता है। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर, और कह रहा है कि समर सीजन के दौरान, ठीक है ना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान दिन के समय में यहाँ बहुत ही गर्म और सूखा जैसा मौसम होता है, ठीक है ना, बहुत ही गर्मी पड़ती है दिन के समय। हाउएवर, नेक्स्ट कह रहा है कि द नाइट्स आर क्वाइट प्लीजेंट एंड कूल ड्यूरिंग विंटर, और विंटर सीजन में जो रात होती है बहुत ही कहें तो ठंडी होती है, प्लेजेंट सुहावना मौसम होता है। कह रहा है इट्स रेन्स लिटिल इन द डिजर्ट एरिया, और ऐसे क्षेत्रों में कहें तो वर्षा बहुत ही कम होती है। क्या होती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। तो इस वजह से भी यहाँ पे और अत्यधिक गर्मियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस एरिया में रहने वाले लोग हमेशा अपने सर पे पगड़ी बांधे हुए रहते हैं, ताकि उसे सूर्य का डायरेक्ट इफेक्ट ना पड़े उसके प्रकाश का। नेक्स्ट, देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रो हेयर, और कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कम पौधे और पेड़ होते हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पे क्या उगते हैं। क्यों, क्योंकि आपको कारण पहले बता दिया, क्योंकि नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, डिजर्ट एरिया में जल की कमी होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे बहुत ही कम उगते हैं। यदि उगते भी हैं तो वह काफ़ी कटीले होते हैं। द कैक्टस, पाम ट्रीज इट्सेट्रा आर द वेजिटेशंस ऑफ द डिजर्ट एरिया, और यहाँ का जो कहें तो वेजिटेशंस के रूप में यदि है कोई, तो वह कैक्टस है। आप देख सकते हैं फिगर में क्या है, कैक्टस। कैक्टस को आप देखे होंगे, इसमें बहुत ढेर सारे क्या होते हैं, कांटे होते हैं। पाम ट्री अर्थात खजूर, जो आप फिगर में देख सकते हैं, यह क्या है, पाम ट्री, बहुत ही यह लंबा होता है, ठीक है ना, और उसके ऊपर जाके इसमें छोटे छोटे फल फलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वेजिटेशन के रूप में कौन है, तो भाई कैक्टस है, पाम ट्री, खजूर का पेड़ आपको देखने को मिलेगा डिजर्ट एरिया में। द केमल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और ऊँट का उपयोग यहाँ पे यातायात के रूप में किया जाता है। ऊँट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यातायात के रूप में किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, और इसीलिए इसे मरुस्थल का, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा हु इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, तो आप बताएंगे केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है, अर्थात केमल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है केमल को, इस चीज़ को जानने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, रेगिस्तान का जहाज ऊँट को क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो में प्लेलिस्ट में जनरल, ठीक है ना, जनरल इंफॉर्मेशन टाइप का एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, आप वहाँ से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, आखिर क्यों ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। निश्चित रूप से आप वहाँ अच्छी तरह से और समझ सकते हैं क्यों कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ आप समझिए कि ऊँट को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, ठीक है ना। देन तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द ग्रेट डिजर्ट इन इंडिया, तो आप आंसर देंगे थार डिजर्ट इज़ द ग्रेट डिजर्ट इन इंडिया। क्या देंगे आंसर, थार डिजर्ट इज़ द ग्रेट डिजर्ट इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में
सबसे विशाल जो डिजर्ट, सबसे बड़ा डिजर्ट जो है वह कौन सा है? तो थार डिजर्ट जो है वह भारत में सबसे बड़ा क्या है? डिजर्ट है। थार डिजर्ट इज द ग्रेट डिजर्ट इन इंडिया। आगे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हु इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। तो जैसा कि आपको बताया भी गया है कि द केमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि केमल को मरुस्थल या रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। कौन मरुस्थल का जहाज कहलाता है? तो केमल जो है वो मरुस्थल का जहाज कहलाता है। देन तो समझते हैं कि पेनिनसुला क्या होता है। तो पेनिनसुला बोले तो प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीपीय होता क्या है? तो इन जनरल वह लैंड यानी कि जिसके तीन तरफ क्या होते हैं? पानी होते हैं। देखिए यह बीच में क्या है? लैंड है। इसके इस तरफ भी क्या है? पानी है। इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। तो कहने का मतलब है कि वह लैंड जिसके तीन तरफ से क्या हो? पानी हो और बीच में क्या हो? लैंड है और एक तरफ उसके अन्य तरफ भी क्या हो? लैंड ही हो, अर्थात तीन तरफ से पानी घिरा हुआ है जिस लैंड के, तो वह लैंड क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। देन तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला, यानी कि वह लैंड जिसके तीन तरफ से वाटर हो अर्थात पानी हो, वह लैंड क्या कहलाता है? पेनिनसुला कहलाता है। क्या कह सकते हैं? आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ पेनिनसुला? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। क्या कहेंगे? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। देन समझिए कि भारत को आखिर क्यों कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत, इंडियन पेनिनसुला क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत के इस तरफ भी क्या है? पानी है, इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है। कहें तो वेस्ट, साउथ और ईस्ट, यानी कि तीनों तरफ से यह जो मेनलैंड है, ठीक ना, इसका तो यह पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि इसके तीन तरफ से क्या है? पानी है और एक तरफ आपका क्या है? लैंड है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है। आप देख सकते हैं सेकेंड वाले मैप में यह अराबियन सी, वेस्ट में क्या है? अराबियन सी है जो कि जल का भंडार ही है यहाँ पर, और वे साउथ में कहें तो यहाँ इंडियन ओशियन है, यह भी ओशियन है तो यहाँ तो जल रहेंगे ही, और ईस्ट में कहें तो ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी जो है यह भी पानी का ही स्रोत है। तो कहें तो वेस्ट में अराबियन सी हो गया, साउथ में इंडियन ओशियन हो गया और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। देन तो नोट्स को समझते हैं। इंडिया हैज लार्ज वाटर बॉडीज ऑन इट्स थ्री साइड्स। कह रहा है कि जैसा कि आपको बताया गया है कि भारत के पास भी लार्ज वाटर बॉडीज है जिसके तीन तरफ से क्या है? पानी है। देयरफॉर इस प्रकार इट इज कॉल्ड इंडियन पेनिनसुला, इसीलिए यह क्या कहलाता है? इंडियन पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। इट हैज़ द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और ईस्ट में भारत के ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। इंडियन ओशियन इन द साउथ, और साउथ में इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। और एंड अराबियन सी इन द वेस्ट, और वेस्ट में क्या है? अराबियन सी है। तो इस प्रकार से आप नोट्स को नोट भी कर सकते हैं। देन तो नेक्स्ट समझते हैं कोस्टल प्लेन्स, भारत का तटीय मैदान या क्षेत्र, ठीक है ना। तो आप ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर, ये आपका टोटल क्या है? लार्ज वाटर बॉडीज है। तो कहने का मतलब है समुद्र के किनारे जो मैदानी क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? तटीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तटीय मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ से ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपका टोटल क्या हो गया? ये तटीय मैदानी क्षेत्र हो गया, जो कि समुद्र के तट पे क्या है? स्थित है। तो जब कभी भी समुद्र का जलस्तर कहें तो बढ़ता घटता है तो यह हमेशा इस एरिया को नुकसान पहुंचाते रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? तटीय मैदानी क्षेत्र हो गया। देन यदि आपको कहा जाएगा कि कोस्टल प्लेन्स पे कुछ नोट्स लिखें तो आप लिख सकते हैं दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलोंग द सी कोस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, अलोंग साथ। तो भारत के दक्षिणी भाग में समुद्र के तट के साथ जो प्लेन लैंड, जो संकीर्ण प्लेन लैंड पट्टी जो है वही आपका क्या कहलाता है? कोस्टल प्लेन्स कहलाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया भी गया था। कह रहा है दीज लैंड्स आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स, और यही लैंड क्या कहलाता है? भारत का तटीय मैदान या क्षेत्र
कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको जब कभी भी बोला जाए कि कोस्टल प्लेन्स के बारे में लिखिए, तो देन आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, दीज आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलोंग द सी कोस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, दीज लैंड्स आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स। ठीक है ना। देन तो कुछ कोस्ट के बारे में समझते हैं। तो कहने का मतलब है कि साउथ में यह कोस्ट कन्याकुमारी तक जाती है और सदर्न पार्ट में यह मालाबार कोस्ट तक और वेस्टर्न पार्ट में कोरोमंडल कोस्ट तक जाता है। तो कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के सदर्न पार्ट में जो आपका कोस्ट है वह कहलाता है मालाबार कोस्ट। ये हो गया आपका मालाबार कोस्ट और ये हो गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो इसके सदर्न में जो कोस्ट स्थित है वह कहलाता है कोरोमंडल कोस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह क्या है, कोरोमंडल कोस्ट है, जो कि ईस्टर्न पार्ट के सदर्न पार्ट में क्या है, स्थित है। ठीक है ना। तो ये हो गया कोरोमंडल कोस्ट और ये हो गया मालाबार कोस्ट। तो दो कोस्ट हो गए, आप नाम याद रखेंगे कौन कौन सा, तो एक मालाबार कोस्ट और दूसरा कोरोमंडल कोस्ट। तो इस तरह से आप दो कोस्ट का भी नाम याद रख सकते हैं। देन तो नोट्स में आप लिख सकते हैं दीज प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी इन द साउथ। तो साउथ में यह प्लेन्स कन्याकुमारी तक मिलती है। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट क्या होता है, तो कह रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के दक्षिणी भाग में ना, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के दक्षिणी भाग में जो आपका कोस्ट है वह कौन सा कोस्ट कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है। कौन सा कोस्ट कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है। ध्यान से सुनिए, मालाबार कोस्ट कहलाता है। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। ठीक है ना। और आगे कह रहा है कि द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। तो कह रहा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न जो पूर्वी तटीय मैदान है, क्षेत्र है, उसके दक्षिणी भाग में जो कोस्ट, जो तट स्थित है वह कौन सा तट कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है, कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। अर्थात द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। तो आप इस तरह से दोनों का जो परिभाषा है वह डिफिनेशन जो है वो आप दे सकते हैं, बता सकते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द मालाबार कोस्ट और द सदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के साउथ में सदर्न पार्ट में जो है कोस्ट वह मालाबार कोस्ट और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो सदर्न पार्ट में जो कोस्ट है वह कौन सा कोस्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट। इस तरह से आप नोट लिख सकते हैं। देन आइलैंड क्या होता है इसके बारे में समझिए। तो आइलैंड वह लैंड जिसके चारों तरफ से पानी और बीच में लैंड, तो वह क्या कहलाता है, आइलैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, आइलैंड। यानी कि बीच में जमीन होता है और उसके चारों तरफ से क्या होता है, पानी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, जमीन, लैंड और इसके चारों तरफ से क्या है, पानी है। तो यह क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। आपको जस्ट अभी पेनिनसुला के बारे में बताया गया, देखिए यहाँ पे, तो इसके तीन तरफ से क्या है, पानी है और इधर क्या है, लैंड है। तो यह क्या कहलाया, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला और आइलैंड में यही अंतर है। तो आइलैंड क्या होता है, बीच में लैंड, चारों तरफ से पानी, तो ये हो गया आइलैंड। और पेनिनसुला में क्या होता है कि तीन तरफ से पानी और एक तरफ लैंड, तो वह क्या हो गया, पेनिनसुला। देन नोट्स को समझिए। एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। जैसा कि आपको बताया गया कि बीच में लैंड और उसके चारों तरफ से पानी हो, पानी से घिरा हुआ हो, तो वह लैंड क्या कहलाएगा, आइलैंड कहलाएगा। कह रहा है कि वन ग्रुप ऑफ आइलैंड इज इन द अराबियन सी, और उनमें से आइलैंड का एक ग्रुप अराबियन सी में है। तो भाई अराबियन सी किस डायरेक्शन में है, तो भारत के वेस्ट में क्या है, अराबियन सी है। क्या है, अराबियन सी है। कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स, और वह आइलैंड्स क्या कहलाता है, लक्षद्वीप आइलैंड्स कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, किस सी में है, तो अराबियन सी में है। अराबियन सी किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट में बोले तो कौन सा आइलैंड, तो लक्षद्वीप आइलैंड किस सी में है, तो अराबियन सी में है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ सच आइलैंड आर कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड विच आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। और उसी तरह से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है जो बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और यह बंगाल की खाड़ी भारत की किस डायरेक्शन में है, तो भारत के
ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि अराबियन सी में है, तो वेस्ट में अराबियन सी, ईस्ट में बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशियन। तो तीनों तरफ से ये ओशियन हो गए, तीनों तरफ से पानी ही पानी है, इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, प्रायद्वीपीय भारत अर्थात पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिगर के जरिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपका हो गया वेस्ट, और वेस्ट में आपका क्या है, अराबियन सी, और अराबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है ना, लक्षद्वीप आइलैंड्स। और ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और ईस्ट में क्या है आपका बे ऑफ बंगाल, और बंगाल की खाड़ी में ही कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको इस वीडियो में पेनिनसुला और कोस्टल प्लेन, आइलैंड, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया, जिसमें आपने पेनिनसुला में देखा था कि बे ऑफ बंगाल किधर है, तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, अराबियन सी किधर है, तो वेस्ट में है। तो कोस्टल प्लेन में आप लोगों ने देखा कि जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके सदर्न पार्ट में आपका मालाबार कोस्ट, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसके सदर्न पार्ट में आपका कोरोमंडल कोस्ट आपने देखा ये भी। उसके बाद आइलैंड के बारे में हम लोगों ने देखा कि आइलैंड वह लैंड होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, बीच में लैंड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। और पेनिनसुला में आप लोगों ने देखा है कि जिसके 3 तरफ से पानी और एक भाग में आपका लैंड होता है, तो वह क्या कहलाता है, पेनिनसुला। और ये भी आप लोगों ने देखा कि ईस्ट में आपका क्या है, तो ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल और बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है ना। और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वह आपका अराबियन सी में है, जो कि वेस्ट में है। हमें आशा है कि आप पूरा वीडियो निश्चित रूप से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।